नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर कर रहे हैं जो शायद कभी न कभी हम सबके मन में आया होगा कि क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि जो लोग सीधे साधे मतलब अच्छे माने जाते हैं वे जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। चाहे ऑफिस हो, रिश्ते हों या समाज में कहीं भी देखें, ये नज़ारा काफ़ी आम सा है ना? बिल्कुल, ये बात सोचने वाली तो है। हाँ, तो इसी पहेली को थोड़ा समझने के लिए हमारे पास वाई गुड मेन फिनिश लास्ट शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अहम हिस्से हैं। और ये लेख मैकियावेली के कुछ विचारों का इस्तेमाल करता है जो थोड़े कह सकते हैं विवादास्पद हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस लेख की गहराइयों में उतरना, ये समझना कि क्या वाकई में अच्छाई अगर बिना किसी रणनीति के हो तो एक कमजोरी बन सकती है। चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक वहम या कोई पर्सनल एहसास नहीं है। लेख इसी तरफ इशारा करता है कि ये इंसानी व्यवहार और समाज में जो शक्ति का ताना बाना है, मतलब पावर डायनामिक्स, उसका एक जाना पहचाना पैटर्न है। इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि ये दुनिया को किसी यूं कहें आइडियलिस्टिक चश्मे से नहीं, बल्कि एकदम यथार्थवादी नजरिए से देखने को कहता है। दुनिया जैसी है उसे वैसा ही समझो। अच्छा, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी विरोधाभास से कि क्यों जो ईमानदार हैं, वफादार हैं, शायद दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, मुखर हैं या कभी-कभी जिन्हें हम चालाक समझते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे ऑफिस का वो साथी जो चुपचाप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको कोई नोटिस नहीं करता, और प्रमोशन शायद उसे मिल जाता है जो अपनी बात रखना जानता है, अपनी जगह बनाना जानता है, भले ही काम। हाँ, भले ही काम उतना ना किया हो, बिल्कुल सही। और ये पैटर्न सिर्फ दफ्तर तक ही नहीं रुकता। लेख इसे दोस्ती और रिश्तों में भी देखता है। जैसे कोई बहुत वफादार दोस्त है, उसे शायद साइडलाइन कर दिया जाए किसी नए, ज्यादा रोमांचक लगने वाले इंसान के लिए। अच्छा। रिश्तों में भी जो साथी बहुत ज्यादा समझदार है या हर बात पर माफ कर देता है, उसका भावनात्मक शोषण होने का खतरा रहता है, शायद तब तक जब तक वो बिल्कुल टूट ना जाए या उसके पास देने को कुछ बचे ही ना। तो लेख का मुख्य तर्क यही है कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस तरफ इशारा है कि इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिर्फ अच्छा होना या नेक इरादे रखना वो काफी नहीं है, अगर आपके पास अपनी रक्षा की कोई रणनीति, कोई बाउंड्री नहीं है तो। ये सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगता है कि सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं। तो अगर अच्छाई का भी फायदा उठाया जा सकता है, तो फिर समाज में ये जो पावर का खेल है वो असल में चलता कैसे है? यहीं पर शायद वो मैकियावेली वाले विचार आते हैं ना, जिन्हें अक्सर थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। सही कहा। मैकियावेली का नाम आते ही उनका वो मशहूर कथन याद आता है कि अगर प्यार और डर में से किसी एक को चुनना हो और दोनों साथ मुमकिन ना हो, तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि लोग आपसे डरें। अब पहली बार सुनने में ये बहुत कठोर लगता है, शायद क्रूर भी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो कि प्यार, अच्छे रिश्ते, इनकी कोई कीमत ही नहीं। क्या वाकई वो यही कहना चाह रहे थे? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है और लेख भी इसी पर जोर देता है। मैकियावेली प्यार या स्नेह के महत्व को पूरी तरह से नकार नहीं रहे थे। उनका विश्लेषण, जैसा मैंने कहा, यथार्थवादी था। वो कह रहे थे कि प्यार जो है वो इंसानी भावनाओं पर टिका है, और भावनाएं तो बदलती रहती हैं, वो स्थिर नहीं होती। हाँ, ये तो है। आज जो आपसे स्नेह रखता है, कल शायद ना रखे। तो सिर्फ प्यार के भरोसे रहना, खासकर जब सत्ता या प्रभाव बनाए रखने की बात हो, वो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो फिर डर क्यों बेहतर माना उन्होंने? उनके तर्क के हिसाब से डर, और यहाँ डर का मतलब शायद आतंक फैलाना नहीं, बल्कि सजा का डर या परिणामों का डर, एक तरह का सम्मान मिला हुआ भय, वो ज्यादा स्थिर होता है। ये लोगों के व्यवहार में एक प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डर की वजह से लोग कैसा बर्ताव करेंगे। अच्छा। ये एक तरह का नियंत्रण देता है, और जिस दुनिया में टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभाव जरूरी है, वहां ये प्रिडिक्टेबिलिटी और नियंत्रण ही असल शक्ति बन जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं, पर अगर उन्हें पता है कि लाइन क्रॉस करने पर नतीजे भुगतने होंगे, तो वो ज्यादा सावधान रहेंगे। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे लोग इसलिए नहीं हारते कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि उनका व्यवहार बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, अंदाजा लगाने लायक। और दूसरे लोग उनकी इसी नेकी को, उनके सीधेपन को एक तरह से पढ़ लेते हैं
और उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, आप एकदम सही समझी। ले किसी बात को तो हाईलाइट कर रहा है। अच्छे लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि भाई हमारी नेकी, हमारी ईमानदारी ही हमें सम्मान दिलाएगी, सुरक्षा देगी। वो सोचते हैं कि दुनिया वैसी ही होनी चाहिए जैसा वो सोचते हैं, एकदम न्यायपूर्ण, तर्कसंगत। लेकिन असलियत यह है कि उनकी यही प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ये भरोसा कि वो हमेशा सही काम करेंगे, हमेशा माफ कर देंगे, कभी कोई सीमा नहीं लांघेंगे, ये दूसरों के लिए एक लीवर की तरह काम करती है। लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति से कितना लिया जा सकता है, इसे कितना दबाया जा सकता है, बिना किसी खास रिएक्शन के डर के। हाँ। उनकी अच्छाई ही अनजाने में उनके शोषण का दरवाजा खोल देती है। पावर डायनामिक्स में जिसका व्यवहार आप आसानी से पढ़ लें, उसे नियंत्रित करना भी आसान हो जाता है। लेख में इसी स्थिति को एक नाम भी दिया गया है, पुण्य का जाल, द वर्च्यू ट्रैप। ये वो हालत है जब आपकी अच्छाई ही आपके गले का फंदा बन जाए। स्रोत बताता है कि ये पैटर्न अक्सर बचपन से शुरू होता है। कई अच्छे बच्चों को यही सिखाया जाता है ना, शांत रहो, बड़ों की सुनो, ज्यादा सवाल मत करो, अपनी जरूरतें पीछे रखो, हमेशा समझौता करो। बिल्कुल, हमेशा माफ कर दो। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यही सीख बड़े होने पर उनके व्यवहार का, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। हाँ, और फिर जैसा शोध में बताया है, काम की जगह पर ये शायद वो लोग होते हैं जो हर एक्स्ट्रा काम, हर जिम्मेदारी बिना सवाल उठाए ले लेते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी मेहनत को देखा जाएगा। पर अक्सर ऐसा होता नहीं। सही। निजी रिश्तों में ये वो साथी हो सकते हैं जो बार बार धोखा मिलने पर भी, नजरअंदाज किए जाने पर भी माफ करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि शायद उनका प्यार या उनका धैर्य सामने वाले को बदल देगा, और इस चक्कर में अपना आत्मसम्मान ही खो बैठते हैं। दोस्ती में भी यही होता है। वो दोस्त जो हमेशा देता रहता है अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, जब तक सामने वाले को जरूरत है, और जरूरत खत्म तो वो दोस्त भी खत्म। हाँ, ये देखा है मैंने। तो यही है पुण्य का जाल। जब आपकी अच्छाई, आपकी नैतिकता बिना अपनी सीमाओं की रक्षा करने की क्षमता के दूसरों के लिए आपके शोषण का एक आसान जरिया बन जाती है। मैकियावेली शायद यही कहते कि भाई बिना शक्ति के सदाचार सिर्फ एक अच्छा विचार है। असल दुनिया में वो कमजोरी बन सकता है, वल्नरेबिलिटी बन सकता है। तो अगर ये एक जाल है जिससे इतने सारे लोग ऐसे लगता है प्रभावित होते हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलें? क्या इसका मतलब ये है कि अच्छा होना ही छोड़ दें? आपने कहा कि स्रोत यथार्थवादी है, पर क्या वो निराशावादी भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस लेख की सबसे जरूरी बात है मेरे ख्याल से। समाधान ये नहीं है कि आप अपनी अच्छाई या नैतिकता को छोड़ दें और बिल्कुल यूं कहें मैकियावेली के राजकुमार की तरह बन जाएं। लेख कहता है अपनी अच्छाई को बचाए रखें, लेकिन उसे मजबूत करें, और मजबूत करने का तरीका है नियंत्रित निर्ममता, कंट्रोल्ड रूथलेसनेस। कंट्रोल्ड निर्ममता, ये शब्द सुनने में ही कितना विरोधाभासी है। निर्ममता, और वो भी नियंत्रित। इसका असल मतलब क्या है? कहीं ये अच्छाई का मुखौटा पहनकर चालाक बनने की बात तो नहीं कर रहा? नहीं, ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि निर्ममता शब्द ही थोड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन जैसा स्रोत साफ करता है, यहाँ निर्ममता का मतलब क्रूरता या बेरहमी या दूसरों को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी। ये जानना कि आपकी पर्सनल बाउंड्रीज क्या हैं, आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। अच्छा। और फिर उन बाउंड्रीज को शांति से लेकिन मजबूती से बनाए रखना। इसका मतलब है बिना किसी गिल्ट के, बिना झिझक के नहीं कहने की हिम्मत रखना। जब कोई आपसे आपकी क्षमता से ज्यादा मांग रहा हो या आपका फायदा उठा रहा हो, इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। और अगर जरूरत पड़े तो उन लोगों या सिचुएशन से पीछे हट जाना जो लगातार आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझ रहे हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है, आत्मसंरक्षण। समझ रही हूँ। तो ये एक तरह से अपनी अच्छाई के चारों ओर एक बाड़ लगाने जैसा है कि अच्छाई अंदर रहे लेकिन कोई उसका गलत फायदा उठाकर उसे रौंद ना पाए। मतलब बिना लिमिट की दयालुता शायद मिसयूज को दावत दे सकती है, लेकिन जब दयालुता के साथ साफ सीमाएं हों तो वो सम्मान पैदा करती है। बिल्कुल, स्रोत यही तर्क दे रहा है। ऑफिस वाला ही उदाहरण दोबारा लें। जो कर्मचारी चुपचाप सब सहता है उसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, ग्रांटेड लिया जाता है। लेकिन जो कर्मचारी विनम्रता से पर स्पष्ट रूप से बताता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, और अपने काम की क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसे ज्यादा महत्व मिलने की संभावना रहती है। सही बात है। उसे पता होता है कि उसकी कीमत क्या है और वो उसे जताने से, असर्ट करने से डरता नहीं। और रिश्तों में भी शायद यही चीज लागू होती है।
निश्चित रूप से। लेख के अनुसार जो साथी सिर्फ देता रहता है और बदले में सम्मान या बराबरी की उम्मीद नहीं रखता या अपनी जरूरतें खुलकर नहीं बताता, वो भावनात्मक रूप से खाली हो सकता है, ड्रेन हो सकता है। लेकिन जो साथी प्यार और देखभाल के साथ साथ आपसी सम्मान, बराबरी का लेन देन, रेसिप्रोसिटी और अपनी सीमाओं का ख्याल रखता है और इन्हें साफ तौर पर कम्युनिकेट करता है, उसके रिश्ते के ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा टिकाऊ होने की संभावना है। तो यहाँ मेन आइडिया यह है कि ताकत या मजबूती वो अच्छाई को खत्म नहीं करती, बल्कि उसकी रक्षा करती है। यह आपकी नेकी को बाहरी दुनिया की चोटों से बचाने वाली एक ढाल की तरह है। तो फिर इस नजरिए से देखें तो असली सफलता का मतलब क्या हुआ? अगर दूसरों की तारीफ पाना या पैसा कमाना या चुपचाप बलिदान देना ही सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? लेख सफलता को एक अलग एंगल से देखता है। वो कहता है कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि अंदरूनी स्वतंत्रता में है, फ्रीडम में है। ये इस आजादी में है कि आप अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर जी सकें, बिना इस डर के कि आपका शोषण होगा या आपको दबा दिया जाएगा। अच्छा। ये जानना कि आप अच्छे हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। और शायद ये उस नाजुक संतुलन को पाने के बारे में जिसकी बात हम कर रहे थे, वो बैलेंस। बिल्कुल, ये संतुलन साधने की कला है। इट्स एन आर्ट। स्रोत के अनुसार इसका मतलब है माफ करना सीखना, लेकिन तब जब माफी आपको कमजोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से आजाद और मजबूत बनाए। फॉरगिवनेस जो एम्पावर करे, दूसरों की मदद करना लेकिन अपनी सारी ऊर्जा खत्म किए बिना, अपनी देखभाल को प्राथमिकता देते हुए, सेल्फ केयर। जी हाँ। दूसरों से सम्मान पाना लेकिन अपनी करुणा, अपनी एम्पैथी को खोए बिना। जो व्यक्ति इस संतुलन को साध लेता है, जो जरूरत पड़ने पर दयालु और समझदार हो सकता है, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं की रक्षा करने और अन्याय का विरोध करने में भी सक्षम है, वो सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं बना रहता, बल्कि जैसा लेख में कहा गया है, वो अपनी अच्छाई में खतरनाक बन जाता है। डेंजरस इन हिज गुडनेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब शायद यही है कि उसकी अच्छाई को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसका फायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उसके पीछे एक दृढ़ता है, एक शक्ति है। एग्जैक्टली। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मैकियावेली के इन विचारों से, जैसा कि इस लेख में बताया गया है, हमें क्या सीखने को मिला? क्या निचोड़ यही है कि नैतिकता को दुनिया में टिके रहने के लिए थोड़ी बहुत शक्ति या कहें कि प्रैक्टिकल समझ की जरूरत होती है? हाँ। और अच्छाई को सच में फलने फूलने के लिए स्पष्ट सीमाओं की, बाउंड्रीज की जरूरत है। हाँ, काफी हद तक यही सार निकलता है। लेख का संदेश यही लगता है कि जो इंसान सिर्फ दुनिया के बदलने का या अपनी नेकी का इनाम मिलने का इंतजार करता रहेगा, वो शायद इंतजार ही करता रह जाए, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं कि चले, वो वैसी चलती है जैसी वो है, शक्ति, प्रभाव, अपने अपने हितों के जटिल खेल से भरी हुई। तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार रास्ता यह है कि अपनी अच्छाई को पैसिव या भोला ना रहने दें। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को समझदारी भरी ताकत से जोड़ता है, अपनी करुणा को मानसिक स्पष्टता से बैलेंस करता है और अपने नैतिक बल को एक विवेकपूर्ण शक्ति से सहारा देता है, वो पीछे नहीं रहेगा। वो अपनी शर्तों पर चलेगा, सम्मान पाएगा और शायद दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा। वो ना तो सिर्फ वो भोला मेमना होगा जिसे कोई भी खा जाए, हाँ, और ना ही वो भेड़िया जिसे सब डरें और नफरत करें, हाँ, बल्कि वो शायद एक ऐसा इंसान होगा जो जरूरत के हिसाब से नरम भी हो सकता है और चट्टान की तरह मजबूत भी। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है, इसके बारे में सोचना चाहिए। यकीनन। और ये चर्चा शायद सुनने वालों के मन में कुछ गहरे सवाल भी छोड़ जाती है, जैसे वो महीन रेखा कहाँ खींची जाए जो अपने मूल्यों और आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली जरूरी दृढ़ता को अनावश्यक सख्ती या रूखेपन से या दूसरों के प्रति असंवेदनशील होने से अलग करती है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और रोजमर्रा की जिंदगी में इस संतुलित ताकत को कैसे विकसित किया जाए, बिना दुनिया के प्रति बहुत ज्यादा शक की या नेगेटिव मतलब सिनिकल हुए, इन सवालों पर विचार करना आगे की सोच के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है।